भूगोल विषय का एग्जाम कल आप लोग का है। प्रीवियस ईयर जैक क्वेश्चन मतलब जैक बोर्ड में आया हुआ पूर्व के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। ये 2024 के पहले का क्वेश्चन पेपर है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो नवनियतिवाद इसका हो जाएगा आंसर। दूसरा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में कौन सा है? तो इनमें सभी। निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? व्यापार। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बच्चों। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाएं। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है? वाराणसी। अभी कुंभ नहाने सब वहीं जा रहा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31%। प्रवास के ये कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक। वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी? केरल। भारत का सबसे बड़ा नगर? दिल्ली। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 के दशक में, और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉरलॉन्ग बोरलॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? मक्का। भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, गंगा व यमुना। हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो मुंबई थाने। कोलकाता बंदरगाह स्थित है पश्चिम बंगाल में। धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। जियो जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखी है? तो बर्ने हार्डर्स वेरेनियस। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इनमें सभी। विश्व में निम्नलिखित में किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? सऊदी अरब। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो सीढ़ी नुमा। बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका। दामोदर घाटी परियोजना DVC स्थित है झारखंड में। ब्यूटुनस किस खनिज का प्रकार है? कोयला। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 खत्म हो गया। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रवास को परिभाषित करें। तो इसका आंसर है, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह का एक स्थान जो दूसरे स्थान में जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। अगला है, कर्तन और दहन कृषि को परिभाषित करें। तो आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि को ही कर्तन दहन खेती कहते हैं। इस कृषि में सबसे पहले जमीन के झाड़ियों एवं पेड़ों को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। वनस्पति को जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उसके बाद फसल उगाई जाती है। द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे क्रियाकलाप जो कच्चे माल या पदार्थ को परिवर्तन या संशोधन कर उसके मूल्य में बढ़ोतरी कर देते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे कपास से सूती वस्त्र का निर्माण। मतलब जो भी चीज बनाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से लिया हुआ चीज को बदल कर दूसरा रूप में कर देगा, उसका दाम ज्यादा हो जाएगा। जैसे फूल फूल से अगर हम लोग माला बना देंगे तो यह द्वितीय क्रियाकलाप का काम हो जाएगा।
पर्यटन क्या है? तो पर्यटन एक प्रकार की यात्रा है जो मनोरंजन या फुर्सत के पलों का आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। छुट्टियों के दौरान भ्रमण, व्यापार या व्यापारिक दौरा करना पर्यटन का ही एक हिस्सा होता है। परिवहन से क्या अभिप्राय है? तो वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक युग में परिवहन किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को सुदृढ़ आदान प्रदान करते हैं। ग्रामीण बस्तियां क्या है? तो ग्रामीण बस्तियां जिनकी अधिकांश आबादी कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने, खनन आदि जैसे प्राथमिक गतिविधियों में शामिल होती है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व एवं भौगोलिक क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है। अगला, कोई भी एक लौह अयस्क खनिज का नाम लिखे। तो ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा होता है लौह खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लौह अयस्क। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन, कुटीर उद्योग के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो वैसे उद्योग जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, ना कि किसी कारखानों में, कुटीर उद्योग कहलाता है। इसकी 3 विशेषता है। पहला, कुटीर उद्योग की स्थापना में न्यूनतम पूंजी निवेश होता है एवं कम कीमत की मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं के निर्माण में प्रायः पूरा परिवार का सहयोग होता है। तीसरा, कुटीर उद्योग में प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा वस्तु के उत्पादन में स्थानीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। 9वां है, सड़क परिवहन के 3 लाभ लिखिए। तो वैसे परिवहन जो लोगों एवं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सड़क का उपयोग करते हैं, सड़क परिवहन कहलाता है। इसके 3 लाभ हैं। पहला, सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है, अर्थात रेल परिवहन परिवहन से ये सस्ते होते हैं। दूसरा है, इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों या दुर्गम क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। तीसरा है, सड़क परिवहन में देखभाल की लागत कम होती है एवं यह सुविधाजनक एवं साधारण व्यक्ति की पहुंच के अंदर होता है। अगला है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो पहला है आपका सौर ऊर्जा। यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है। वास्तव में यह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यह प्रकाश की किरणों तथा धूप के रूप में अर्जित की जाती है। यह पर्यावरण का सबसे अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। दूसरा है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह स्वच्छ एवं सुरक्षित होता है। पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में अधिकांश दिनों में तीव्र गति से हवाएं चलती है, वहां पवन चक्कियों को लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है बायोगैस। यह मानव एवं पशुओं के मल, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों, खरपतवारों, जंगल के कच्चे माल, लकड़ी उद्योग के गौण उत्पादन आदि से प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल। तो बायोडीजल पारंपरिक एवं जीवाश्म डीजल के स्थान पर एक वैकल्पिक ईंधन है। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का प्रयोग बढ़ाना बहुत जरूरी है। बायोडीजल सीधे वनस्पति तेल, पशुओं के वसा आदि से उत्पादित किया जाता है। उसके बाद है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। तो इस प्रकार की ऊर्जा ज्वारीय तरंगों तथा महासागरीय धाराओं से उत्पन्न किया जाता है। इस ऊर्जा का उत्पादन प्रायः ज्वार नदमुख अथवा सक्रिय सागरीय कार्यों पर किया जाता है, जहां जल को टरबाइन पर तीव्र गति से डालकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा या रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से जब वहां का तापक्रम अधिक बढ़ जाता है, तो वह सतह के ठीक नीचे स्थित चट्टानें भी गर्म हो जाती है। इन चट्टानों द्वारा जो ऊर्जा निकलता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जैव ऊर्जा। तो जैव पदार्थों जैसे कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक व अन्य अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इन जैविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने वाली गैसों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 11 है, वर्षा जल संरक्षण की किन्हीं 3 विधियां बताएं। तो वर्षा के बाद जल का उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण की 3 विधियां निम्नलिखित है। पहला है टांका। तो यह वास्तव में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए एक ढकी हुई भूमिगत टंकी होती है, जिसका निर्माण घर में या घर के पास वर्षा जल को एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा है तालाब एवं झील। तो ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचनाओं जैसे तालाब एवं झील का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुआं एवं चेक डैम तथा सर्विस कूपों का भी निर्मित कर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। उसके बाद है रिचार्ज पिट एवं
रिचार्ज ट्रेंच द्वारा वर्षा जल का संग्रहण। रिचार्ज पिट का निर्माण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है। इस विधि में घर से 8 से 10 मीटर की दूरी पर धरातल के समीप से 2 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा या एक रिचार्ज पिट बना दिया जाता है और घर की छत से पाइप का संपर्क रिचार्ज पिट से कर दिया जाता है। 12 नंबर है, भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो 1960 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति हुई उसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं। पहला है उन्नत किस्म के बीज। तो भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पैकेज प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है, जिसके फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में खाद्यान्नों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दूसरा है सिंचाई की सुविधा। तो हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि के अंतर्गत सिंचाई की व्यवस्था बड़े बांधों के अतिरिक्त छोटे नहरों तथा तालाबों से भी की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूप, छोटी नहरें तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। लोगों को भी सिंचाई के साधनों के निर्माण में सहायता दी गई। प्रथम योजना काल से लेकर वर्ष 1993-94 तक 3000 लाख हेक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई योजनाओं से जल प्राप्त हुआ। वर्तमान में भारत की कुल क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर है। तीसरा है आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का विकास। तो भारत में फसल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का तीव्रता से प्रसार हुआ। कीटों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में फसल बर्बाद हो जाते हैं। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में 15 गुना वृद्धि हुई, क्योंकि उत्तम बीज की किस्मों में कीट प्रतिरोधक क्षमता कम होती, अतः उसमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है। 13 नंबर है गुच्छित बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो गुच्छित बस्तियां वे होती है जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय आपस में मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ये बस्तियां प्रायः खेतों के मध्य किसी ऊंचे और बाढ़ आदि से सुरक्षित स्थानों पर बसी होती है। दूसरा, इनमें सभी मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। तीसरा, गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर केंद्रित होती है। चौथा, इन बस्तियों में रहने वाले लोग सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं कृषि कार्यों में एक दूसरे की मदद करते हैं। 14 नंबर है वाणिज्यिक पशुधन पालन की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान पशुपालन ही वाणिज्यिक पशुपालन कहलाता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, बड़े आकार का फार्म। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विस्तृत फार्म पर किया जाता है और इस उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। दूसरा है पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके। तो वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसके अंतर्गत उन विशेष पशुओं को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। इसमें पशुओं के प्रजनन, जनांग के सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरा है वाणिज्यिक पशुधन के क्षेत्र। तो वाणिज्यिक पशुधन के क्षेत्र मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। बच्चों, यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो किसी भी देश का वास्तविक धन जन अर्थात लोग होते हैं या देश का महत्वपूर्ण संसाधन है तथा देश के अन्य संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब से अधिक दर्ज की गई। इस विशाल जनसंख्या का विश्व में असमान वितरण पाया जाता है। यहाँ पापा लिखा गया है, वितरण पाया जाता है। असमान वितरण के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग
और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मोटे तौर पर विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण और घनत्व असमान है। तो जनसंख्या के असमान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है जल की उपलब्धता। तो मानव के लिए जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव के विभिन्न क्रियाओं में जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे घरेलू उपयोग, पेयजल की, कृषि में सिंचाई, पशुओं तथा औद्योगिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। शुष्क प्रदेशों एवं जल की कमी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या विरल होती है, अतः इन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। उन क्षेत्रों में लोगों का घना बसाव पाया जाता है। प्राचीन काल में ही नदी घाटियों में सघन बसाव मिलते हैं। गंगा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और सिंधु नदी घाटी में जनसंख्या के सघन बसाव पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है भू आकृति। तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। विश्व की जनसंख्या का 1/10 भाग ही उच्च पर्वतीय एवं पठारी भागों में निवास करता है। पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि कार्यों, परिवहन आदि में दिक्कतें होती है, अतः इन क्षेत्रों में एकांकी बस्तियां दिखाई पड़ती है। हिमालय, अल्प्स, रॉकीज, एंडीज पर्वत तथा मध्य एशिया के पहाड़ी भाग जनशून्य हैं। विश्व के बहुत ही थोड़े नगर पहाड़ी भागों में बसे हैं। विश्व की 90% जनसंख्या एवं प्राय सभी बड़े बड़े नगर, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र जो वास्तव में घनी जनसंख्या के जमाव मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, सड़क निर्माण, बस्तियों के निर्माण कार्य सहज होते हैं। फलस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में घने बसाव पाए जाते हैं। गंगा का मैदान, राइन और सेंट लॉरेंस का मैदान मानव आवास से परिपूर्ण है। तीसरा है जलवायु। तो जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन्हीं भागों में रहना पसंद करते हैं जहां की जलवायु उनके स्वास्थ्य तथा कृषि एवं उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। यही कारण है कि सबसे पहले मानव माध्य अक्षांशीय क्षेत्रों अर्थात 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में बसा था। विषम जलवायु अर्थात अत्यधिक ठंड एवं अत्यधिक गर्म दोनों ही क्षेत्रों में निवास करना अत्यंत कठिन है। इन क्षेत्रों में कृषि एवं वानिकी भी बहुत मुश्किल होती है। फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों एवं विषुवत-रेखीय प्रदेशों में जनसंख्या बसाव निम्न है। समकारी जलवायु क्षेत्रों में अर्थात मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में घन बसाव पाया जाता है। अगला है मृदा अर्थात मिट्टी। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में व्यक्ति सघन कृषि एवं विकसित पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कृषि के द्वारा परिश्रम से सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह हो सकता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में फसल की अधिकतम उत्पादकता लोगों को आकर्षित करती है। किसान कृषि कार्य के लिए उपजाऊ समतल मैदानी क्षेत्रों का चुनाव करते हैं, अतः ऐसे क्षेत्र सघन बसे होते हैं। विश्व के नदी घाटी क्षेत्र में घने बसाव पाए जाते हैं, जैसे भारत में गंगा का मैदान। उपर्युक्त भौगोलिक दशाएं विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। 16 नंबर है ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 5 प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। तो वैसे अधिवास जहाँ के लोग प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में अत्यधिक संलग्न होते हैं, ग्रामीण अधिवास कहलाता है। ग्रामीण अधिवास अथवा बस्तियों को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रतिरूपों में विभक्त किया जाता है। का है रेखीय प्रतिरूप। तो ऐसी बस्तियों का विकास सड़कों, नदियों, नहरों, रेल लाइनों के किनारे अथवा तटबंधों के साथ साथ होता है। इस प्रकार के ग्राम भारत में उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में, गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र, सूरत जिलों में तथा दक्षिणी राजस्थान और तमिलनाडु में मिलते हैं। उत्तराखंड के देहरादून जिले में नहरों के किनारे इस प्रतिरूप में गांव बसे हैं। इन्हें फीता या डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं। ख है आयताकार प्रतिरूप। ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे स्थानों पर होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस प्रकार के गांव सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में तथा मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तालाब या किसी अन्य जल स्रोतों के सहारे चौकोर गांव बसे होते हैं। इनकी गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है। फिर है तारक प्रतिरूप। तो कभी कभी कई सड़क मार्ग विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे स्थानों पर बसे गांव सभी दिशाओं से आने वाली सड़कों के किनारे बने होते हैं। यहाँ तारे के आकार की बस्तियां विकसित हो जाती है। फिर है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो ऐसी बस्तियां मुख्य रूप से किसी तालाब या झील के चारों ओर विकसित हो जाते हैं। इसके दो उप विभाग होते हैं। नाभिक जिसका केंद्र बसा होता है और उसके चारों ओर
का गांव खुला होता है, जैसे मुखिया का घर या कोई धार्मिक स्थान नाभिक के समान होता है। फिर है निहारकीय, इसका केंद्र खाली होता है और इसके चारों ओर गांव बसा होता है। अंगा है टी आकृति प्रतिरूप, तो ऐसी बस्तियां जहां विकसित होती है जहां कोई सड़क मुख्य सड़क से आकर मिलती है और वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे स्थानों पर सड़कों के किनारे बने मकानों से टी आकृति बस्ती विकसित होती है। इस चित्र को आप देख सकते हैं, इसमें सभी बस्तियों का प्रकार को दिखाया गया है। जैसे ये है रेखीय प्रतिरूप, फिर चौक प्रतिरूप, तट के आकार का प्रतिरूप। तो ये चित्र को आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो चित्र है 1 2 3 4 5 6, ये सब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप है। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हम आप धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं बच्चों, इसका आप लोग देख लीजिए, पॉइंट हम बता दे रहे हैं। पहला है कच्चे माल की निकटता, जो डील है आप देख लीजिए क्या है। दूसरा पॉइंट है पूंजी की सुलभता। फिर है शक्ति के साधनों की निकटता, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, बाजार की निकटता, अनुकूल जलवायु, कुशल और सस्ते श्रमिक, सरकारी संरक्षण। 18 नंबर है भारतीय कृषि की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो क्या क्या समस्या है आप लोग देख सकते हैं। पहला पॉइंट है अनियमित मानसून पर निर्भर, मतलब मानसून अनियमित रहता है, वर्षा होता है नहीं होता है। फसलों की निम्न उत्पादकता। फिर है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋणग्रस्तता, भूमि सुधार व्यवस्था का अभाव, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव, कृषि भूमि का निम्नीकरण, अल्प बेरोजगारी की समस्या। और लास्ट क्वेश्चन मानचित्र से है बच्चों, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाएं। तो कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब और कोलकाता को दर्शाना है। तो इस चित्र को आप लोग देख सकते हैं, विश्व का जो मानचित्र है इसमें सब दिखाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका कनाडा, रसिया, चीन और कोलकाता। इसको आप लोग देख लीजिए। रूस है, कनाडा है, चीन है, कोलकाता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये 2024 के पहले जैक में पूछे गए प्रश्न हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप मिला भी सकते हैं।